गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय भीम, नमो बुद्धाय। कैसे हैं आप सब? हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था लंग्स के बारे में कि लंग्स प्यूरिफिकेशन प्रोसेस पे काम करता है और हम लोग जाने थे कि इंस्पायरेशन में क्या होता है और एक्सपायरेशन में क्या होता है, कौन कौन से गैस कितने क्वांटिटी में लेते हैं, कितने अमाउंट में लेते हैं और कितने में छोड़ते हैं। इसमें हमने बताया था एक महत्वपूर्ण नाइट्रोजन, जिसमें बताया था कि वो ऐसा गैस है जितना हम इन्वायरमेंट से लेते हैं उतना ही हम उसको छोड़ते हैं। इससे मैंने बताया था कि 78% क्या करते हैं, इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं। ठीक है, तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे आगे। तो ठीक है, सबसे पहले हम एक लंग्स का डायग्राम बनाते हैं रिवाइज करने के लिए। क्या यहाँ पे लंग्स, कुछ जानेंगे लंग्स के बारे में। फिर ये क्या है, मेरा लंग्स है, ये लंग्स का डायग्राम है। ये 5th रिब्स में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। कौन सा, ट्रैकिया। इसके बाद यहाँ लंग्स इजीली हम लोग बनाएंगे और समझेंगे इसको। ध्यान से देखिएगा इस डायग्राम को। और इस डायग्राम में हमने बता दिया कि एक लंग्स छोटा होता है और एक बड़ा होता है। और मैंने ये भी बताया था कि छोटा क्यों होता है और बड़ा क्यों होता है, मैंने रीजन बताया था। ठीक है, इसका एक बार नामकरण कर देते हैं, नाम लिख देते हैं क्या क्या होता है। देखिए, ये होता है झिल्ली, देखिए यहाँ मैंने बताया था इसको बोलते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया यानी कि विंड पाइप, जिसको वायु नलिका कहते हैं, साइंस के लैंग्वेज में ट्रैकिया कहते हैं। और उसके जो डिवीजन होता है उसको क्या हमने बताया था, तो ब्रोंकाई। क्या बताया था, ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई के डिवीजन क्या बताए थे, ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स। ठीक है, ब्रोंकियोल्स। और ब्रोंकियोल्स के डिवीजन में क्या बताए थे, एल्वियोली या एल्वियोलाई। इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं एल्वियोली या एल्वियोलाई। ठीक है, मैंने बताया था आपको यहाँ इसमें क्या होता है, एक सी शेप स्ट्रक्चर होता है इसमें, ट्रैकिया में। ठीक है, स्ट्रक्चर होता है। देखिए, और बताए थे कि ये एक जो लंग्स है क्या होता है, इसमें एक मेम्ब्रेन होता है जिसको क्या बोलते हैं, प्लूरा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, प्लूरा मेम्ब्रेन। और इसमें एक फ्लूइड भरा रहता है जिसको क्या कहते हैं, प्लूरल फ्लूइड। अगर आपको कहीं प्लूरा वर्ड भी दिखे तो उसका मतलब क्या होता है, लंग्स। इसके पहले मैंने बताया था कि अगर कोई वर्ड पल्मोनरी दिखे तो उसका मतलब क्या समझना है, लंग्स। और इसमें भी फ्लूइड होता है। ठीक है, देखिए ये तो आपको पता होगा कौन सा राइट है कौन सा लेफ्ट है। मैंने बताया था जिधर आपका राइट हैंड है उधर क्या हो गया, लेफ्ट। ये कौन सा लंग हो गया, तो लेफ्ट लंग, ये लेफ्ट लंग। और जिधर आपका लेफ्ट हो गया ये कौन सा लंग हो गया, तो राइट लंग। ठीक है, राइट लंग। देखिए मैंने बताया था कि इसको, इस जो मेम्ब्रेन है, जो झिल्ली है, फेफड़ा को कवर करती है, उसको क्या कहते हैं, प्लूरा मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं, प्लूरा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लूरा मेम्ब्रेन। और इसमें जो फ्लूइड होता है उसको फ्लूइड, यहाँ जो फ्लूइड है, फ्लूइड दिख रहा है ना आपको, फ्लूइड को क्या कहते हैं, प्लूरल, प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, देखिए ये जो फ्लूइड है ये दो तरह का होता है। इस फ्लूइड को दो तरह का होता है। कौन, एक जो लंग से काफ़ी नज़दीक रहता है यहाँ ना, उसको बोलते हैं, जो नज़दीक रहता है, जो ये जैसे ये नज़दीक है। ठीक है, इधर समझेंगे इसको। इस वाले को क्या बोलेंगे, इधर वाले को विसरल। क्या बोलेंगे, विसरल, विसरल, विसरल फ्लूइड। ठीक है, और जो थोड़ा सा डिस्टेंस पे इधर है साइड वाला, इसको बोलेंगे पेरियाइटल। क्या बोलेंगे, पेरियाइटल या पेराइटल। ठीक है, तो बोलेंगे पेरियाइटल
पेरियाइटल फ्लूइड। हमने क्या बताया आपको अभी तक, हमने बताया ये लंग्स है, लंग्स का डायग्राम है, इसको ट्रैकिया बोलते हैं, इसको ब्रोंकाई बोलते हैं, और ब्रोंकाई के डिवीजन को ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, उसके डिवीजन को एल्वियोलाई बोलते हैं। और इसमें एक मेम्ब्रेन होता है, जिस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन, और इसमें फ्लूइड होता है, उसको प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। प्लूरल फ्लूइड दो टाइप का होता है, जो अंदर वाला रहता है इधर इस साइड में, उसको बोलते हैं विसरल फ्लूइड, और जो इस साइड में होता है यहाँ, उसको बोलते हैं पेराइटल फ्लूइड। इतना समझ गए। इसके बाद देखेंगे, देखिए एल्वियोली, जो एल्वियोलाई होता है ना, ये आपको एक लंग में 1 लाख होता है। एक लंग लिखेंगे यहाँ पे, 1 लंग में कितना होता है एल्वियोलाई, 1 लाख, 1 लाख, ठीक है, 1 लाख होता है। तो हमारी ह्यूमन बॉडी में कितने लंग्स हमने बताया था, 1 पेयर। कितना बताया था, 1 पेयर, मतलब नंबर की बात कर जाए तो 2 होता है, ठीक है। तो 1 लाख एक लंग में है, 1 लाख एक लंग में है, तो दोनों लंग्स में कितना हुआ, 2 लाख। तो आप कितना बताएंगे, एल्वियोलाई कितना पाया जाता है, एक लंग में 1 लाख, ठीक है, 2 लंग में 2 लाख। समझ गए इतना। अब बात करते हैं हम एल्वियोलाई के बारे में, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। बात करते हैं एल्वियोलाई को, डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा रिमूव कर लेते हैं इसको। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बात करते हैं अब एल्वियोलाई के बारे में, या एल्वियोली, ठीक है। किसमें बात करेंगे, एल्वियोलाई या एल्वियोली। देखिए एल्वियोली जो है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं कुपिका। क्या कहते हैं, कुपिका, कुपिका, ठीक है, कुपिका। इसको एक डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। डायग्राम अगर हम यहाँ बनाते हैं, देखिए ये एक एल्वियोलाई का डायग्राम है। ऐसे ऐसे कितने होते हैं हमारे फेफड़े में, 1 लाख। 1 लाख में कितना होता है, 1 लाख, ठीक है, मैंने बताया 1 लाख। ये एल्वियोलाई है, समझ लेंगे इसको, ठीक है। इसमें स्ट्रक्चर देखिए, इसको कवर रहता है, यहाँ पे मतलब क्या हो गया, कवर हो गया, ठीक है। इस कवर को क्या बोलते हैं, ये जो कवर हो गया, इस कवर को बोलते हैं एपिथेलियम। एपिथेलियम का ये होता है, एपिथेलियम। उसके नीचे एक कवर होता है जिसको बोलते हैं ब्लड वेसल, ठीक है। और इसके बीच में देखिए, हम यहाँ पे ब्लड वेसल्स को बी लिखते हैं, बी से ब्लड, बी से वेसल, ठीक है। ये ब्लड वेसल है, और ये क्या है हमारा, ये क्या है, मैंने बताया एपिथेलियम। एपिथेलियम का लेयर कवर है। देखिए ये जो एपिथेलियम है और ब्लड वेसल है, इसके बीच में कुछ तो होता है, जो होता है उसको हम बोलते हैं बेसमेंट। क्या बोलते हैं, बेसमेंट। देखिए इसको समझते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया इस लेयर को एपिथेलियम, नीचे वाले को क्या लिखे, ब्लड वेसल, ठीक है, ब्लड वेसल। और इसके बीच में जो जगह है उसको क्या बोलेंगे, बेसमेंट। बेसमेंट, ठीक है, बेसमेंट हो गया। देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने बताया कि इसमें 3 लेयर होता है। इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात क्या है कि इन तीनों लेयर होने के बावजूद इसका जो थिकनेस है, थिकनेस, ठीक है, थिकनेस, किसका थिकनेस, एल्वियोलाई का थिकनेस इज लेस देन, माने कम रहता है, किससे रहता है, लेस देन 1 mm, मतलब 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर। इसमें 3 मेम्ब्रेन, देखिए 3 कवर रहता है। ये 3 कवर के होने के बावजूद इसकी जो थिकनेस है 1 माइक्रोमीटर से भी कम रहता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर किस चीज का है, एल्वियोलाई का, समझ गए। देखिए ये जो एल्वियोलाई है मैंने बताया था किस तरह का होता है, ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर होता है। आप लिख सकते हैं इसके बारे में यहाँ पे, और पॉइंट लिखना है तो इट्स ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर। किस तरह का होता है, तो ग्रेप्स लाइक अंगूर की तरह, ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर,
ठीक है। देखिए ये जो है ना, जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है कि फूला रहता है, एक गुब्बारा, देखिए ना, गुब्बारा की तरह फूला रहता है। ये क्या रहता है, ये जो गुब्बारा है, देख रहे हैं ना, इस तरह से जब हम सांस लेते हैं तो मेरा जो एल्वेलाई है, ये गुब्बारे की तरह फूला रहता है, ठीक है। यानी कि इसकी जो सरफेस एरिया है क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। कब, जब हम सांस लेते हैं इंस्पायरेशन में, तो इसको जो गुब्बारे की तरफ फुला के रखता है उसको क्या कहते हैं, कोई तो मतलब होगा ना जो गुब्बारे की तरफ फुला के रखेगा, तो क्या होता है, लेसीथिन, उसको कहते हैं लेसीथिन का काम क्या है, देखिए ये क्या करता है ना, सरफेस एरिया, लेसीथिन हमने लिखा है, ये क्या करता है, गुब्बारे की तरफ फुला के रखता है। ये जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, यानी कि सरफेस एरिया को बढ़ाता है, मेंटेन करके रखता है, ठीक है। जो सरफेस टेंशन होता है, सरफेस टेंशन, उसको क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है, उसको डिक्रीज करता है यानी कि कम करता है। और इसका काम समझ गए, कितना होता है, सरफेस टेंशन को कम करना, सरफेस एरिया को इंक्रीज करना, ठीक है। लेसीथिन है ना, क्या चीज़ का बना होता है, लेसीथिन इज मेड अप ऑफ, लिख सकते हैं, इट्स मेड अप ऑफ, इसको ये बना होता है फॉस्फोलिपिड का। किस चीज़ का बना होता है, फॉस्फोलिपिड का, ये फॉस्फोलिपिड का बना होता है। और लेसीथिन का एक और नाम है जिसको हम लोग सरफेक्टेंट करते हैं, इट्स ऑल्सो नोन एज सरफेक्टेंट। क्या कहते हैं, सरफेक्टेंट, इसको सरफेक्टेंट भी कहा जाता है। देखिए मैंने लेसीथिन में क्या क्या बताया, लेसीथिन क्या करता है, गुब्बारे की तरह हमारे एल्वेलाई जो है टूपी का, उसको मेंटेन करता है, फुला के रखता है। इसका काम क्या होता है, सरफेस एरिया को बढ़ाना, लेकिन सरफेस टेंशन को क्या करता है, कम करता है। इसको क्या चीज़ का बना होता है, मैंने बताया फॉस्फोलिपिड का बना होता है। और ये एक और नाम से जाना जाता है जिसको सरफेक्टेंट कहते हैं। इतना समझ गए। देन इसको रिमूव करते हैं, एल्वेलाई, कुछ समझ में आपको आया होगा। देखिए ये जो एल्वेलाई है ना, एल्वेलाई यानी कुपिका, इसको हम लोग लंग्स में क्या कहते हैं, लंग्स का हीरो कहते हैं, यानी रिस्पिरेटरी सिस्टम का हीरो कहते हैं। क्यों, आपको बताया कि लंग्स जो है, लंग्स उसके जो महत्वपूर्ण काम करता है, जो एल्वेलाई है वो उसके स्ट्रक्चर एंड बेस, मतलब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट होता है एल्वेलाई। तो उसको हम लोग हीरो भी कहते हैं। तो हीरो कहते हैं इसलिए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एक लंग्स का डायग्राम आपको बताया था, तो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की बात की थी पहले दिन, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। थोड़ा सा समझेंगे इसको फिर से अलग तरीके से। मैंने बताया आपको कि एल्वेली जो है, यानी एल्वेलाई जो है, उसके गुब्बारे की तरह फुला होना चाहिए। इंस्पायरेशन में एक्चुअली होता क्या है, अच्छा आप लोग जानते होंगे डिफ्यूजन, डिफ्यूजन मतलब कि विसरण, इसका हिंदी होता है विसरण। इस प्रोसेस में क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस क्या रहता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाता है, ठीक है, उच्चतम दाब से निम्नतम दाब में जाता है, ठीक है, लो प्रेशर, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। देखिए यहाँ क्या होता है, इंस्पायरेशन में क्या होता है और एक्सपायरेशन में क्या होता है। जैसे देखिए इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर is less than
एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इंट्रापल्मोनरी का मतलब क्या होता है? इंट्रा मतलब अंदर यानी आंतरिक, पल्मोनरी, पल्मोनरी मतलब लंग्स, और प्रेशर मतलब दाब, ठीक है, यानी कि जो हमारा फेफड़ा है उसके अंदर की दाब। एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट मीन्स जो इन्वायरमेंट है, हमारा वातावरण है, उसका दाब। जब हम इंस्पायरेशन यानी मतलब सांस लेते हैं उस दौरान क्या होता है, जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर यानी मेरे जो फेफड़े के अंदर की प्रेशर है वो क्या होता है, कम होता है। किसके तुलना में? एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, इन्वायरमेंट में ज़्यादा रहता है, ठीक है। मतलब हाई, देखिए हाई प्रेशर से लो प्रेशर में है, लो प्रेशर क्या है, लंग्स का, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, हाई है, ज़्यादा है, तो वहाँ से क्या है, लंग्स में है। एक्सपायरेशन में इसके जस्ट अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, देखिए इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज ग्रेटर देन, ज़्यादा होता है इससे, ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, शॉर्ट में लिख देते हैं इसको। देखिए इसमें क्या होता है, इंट्रापल्मोनरी मतलब इसमें भी इंट्रा मतलब आंतरिक, पल्मोनरी मतलब लंग्स यानी फेफड़ा, प्रेशर मतलब दाब। इन्वायरमेंट की प्रेशर की तुलना में यहाँ क्या रहता है कि हमारे फेफड़े में जो दाब है, प्रेशर है, वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। कब होता है? एक्सपायरेशन में। और कब कम होता है? इंस्पायरेशन में। इतना समझ गए? देखिए ये जो हमारा प्रेशर है, प्रेशर इनवर्सली रिलेटेड टू वॉल्यूम, इसको थोड़ा याद कर लीजिए। मतलब प्रेशर मतलब क्या होता है, दाब। दाब जो होता है ना हमेशा, इसको हिंदी में अगर लिखे तो यहाँ देखिए समझ लीजिए, दाब, प्रेशर मतलब दाब हमेशा वॉल्यूम के, हमने इनवर्स एक वर्ड यूज किया, इनवर्स, इनवर्सली रिलेटेड। इसका मतलब होता है इनवर्स मतलब व्युत्क्रमानुपात, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, होता है। कौन? दाब। इसके हिसाब से सीधी बात है, मैंने बताया कि प्रेशर जो है आपका, प्रेशर वॉल्यूम के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अपोजिट होता है। देखिए तो इसमें मेरा लंग्स का जो प्रेशर है हमने लिखा कि कम है, तो यहाँ प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम, लंग्स की बात हो रही है, वॉल्यूम क्या होगा आपका, ज़्यादा होगा, क्योंकि इसके इनवर्स में है, ठीक है। प्रेशर कम वॉल्यूम ज़्यादा, प्रेशर कम वॉल्यूम ज़्यादा, अगर प्रेशर ज़्यादा वॉल्यूम कम। इसमें देखते हैं क्या होता है एक्सपायरेशन में, यही चीज़ होगा। प्रेशर जो है ना, प्रेशर इज इनवर्सली रिलेटेड टू वॉल्यूम, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, एक बार इसको क्लीन कर लेते हैं। हमने बताया आपको प्रेशर और वॉल्यूम, इसमें भी इनवर्सली रिलेटेड होता है। इसमें क्या होगा, देखिए हमने लिखा इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो इंट्रा मतलब आंतरिक, जो फेफड़े की प्रेशर है वो क्या है, ज़्यादा है, यानी प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज। फिर प्रेशर इंक्रीज हुआ, ज़्यादा हुआ, तो मेरा वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। डिक्रीज हो गया, यहाँ डिक्रीज हो गया, ज़्यादा। जब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, ठीक है, और जब प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। समझ गए इतना? देखिए जो हमारा यहाँ लंग्स होता है, मैंने आपको एक स्ट्रक्चर से बताया यहाँ पे उस समय भी, अभी भी बता रहे हैं, तो लंग्स के जस्ट नीचे होता है जो कि हमारे प्रेशर को क्या करता है, बना के रखता है। जस्ट लंग्स के नीचे जस्ट होता है किसी इस तरह का, जिसको कहते हैं डायफ्राम। क्या कहते हैं, डायफ्राम। अब देखते हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम जो है इसको बना के कौन रखता है, ठीक है। तब तक इसके आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देन इसको रिमूव करते हैं और पढ़ेंगे डायफ्राम। डायफ्राम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए।
डायफ्राम समझते हैं। देखिए डायफ्राम किस तरह से चेंज होता है, डायफ्राम हिंदी में इसको डायफ्राम ही कहते हैं, लिख देते हैं आपको डायफ्राम, ठीक है, डायफ्राम हो गया, ये हो गया डायफ्राम। देखिए एक अगर हम डायफ्राम के स्ट्रक्चर आपको बनाते हैं, ये एक डायफ्राम हो गया मेरा, ठीक है, इसको क्या बोले हम, डायफ्राम। डायफ्राम प्लस होता है इंटरकॉस्टल मसल। देखिए ये जो मेरा डायफ्राम है, ये होता है ऊपर चेस्ट कैविटी यानी थॉरेक्स कैविटी, ठीक है। इसके नीचे होता है, जस्ट नीचे क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। डायफ्राम जो है मसल्स का बना होता है, मस्कुलर होता है। क्या होता है, मस्कुलर, ठीक है, मसल्स का बना होता है। देखिए हमने बताया कि लंग्स में जो है प्रेशर कम होता है तो वॉल्यूम बढ़ता है, उसको मेंटेन कौन करता है। देखिए यहाँ जो मेरा डायफ्राम है, हमने डायफ्राम लिखा और एक वर्ड है यहाँ इंटरकॉस्टल मसल। इसका मतलब क्या होता है, देखिए इंटर का मतलब होता है बीच में, क्या होता है, बीच में। कॉस्टल का मतलब होता है मतलब कॉस्टल का मतलब होता है रिब्स यानी हिंदी में बोलेंगे पसलियाँ, और मसल्स का मतलब मांसपेशी। आपको लिखना है तो लिख लीजिए, इंटर का मतलब बीच में, ठीक है, कॉस्टल का मतलब रिब्स यानी कि पसलियाँ, ठीक है, और मसल्स का मतलब मांसपेशियाँ, ठीक है, मांसपेशी। देखिए इंटरकॉस्टल मसल्स किसको कहते हैं, बीच में पसलियाँ, मांसपेशी। कुछ समझ में आ रहा है, नहीं, यानी जो रिब्स है, रिब्स के बीच में जो मसल्स है उसको इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं। कुछ समझ में आया, दैट मसल which is found between the ribs that is called intercostal muscle. That muscle, लिखना है तो लिख लीजिए, that muscles which is found between the ribs that is called इंटरकॉस्टल मसल। मतलब वैसी मांसपेशियां जो हमारे रिब्स के बीच में, या जो रिब्स के बीच में जो होता है वो क्या करता है, जो रिब्स के बीच में, और हम बताएंगे, जो रिब्स के बीच में उसको क्या कहते हैं, इंटरकॉस्टल मसल। इसका काम क्या रहता है, देखिए यही जो है ना इंटरकॉस्टल मसल और डायफ्राम, ये क्या करता है, जनरेट करता है प्रेशर ग्रेडियंट को। किसको जनरेट करता है, इट जनरेट, लिख सकते हैं, जनरेट प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। ये प्रेशर को बनाए रखता है, किसके प्रेशर को, तो लंग्स के प्रेशर को। कौन, तो डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल। समझ गए, डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल। अगर जिनको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। इतना समझ में आया, इसको रिमूव करते हैं। और डायफ्राम के स्ट्रक्चर को समझते हैं फिर से। इंस्पायरेशन में किस तरह का होता है और एक्सपायरेशन में किस तरह का होता है, ठीक है। अभी जो हमने डायग्राम बनाया था डायफ्राम का, वो इस तरह का था। डायफ्राम का डायग्राम इस तरह से था। इस तरह का डायग्राम कब रहता है, इंस्पायरेशन में। कब रहता है, इंस्पायरेशन में, यानी कि जब हम सांस क्या करते हैं, लेते हैं,
ठीक है, इंस्पायरेशन में, इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन। अगर एक्सपायरेशन की बात करी जाए तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज होता है। देखिए जो मेरा ये लंग्स है, हमने सांस लिया वो नीचे की तरह हो गया। जब हम सांस छोड़े तो वो मैंने भी बताया आपको, डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल्स क्या करता है, प्रेशर जनरेट करता है। प्रेशर ग्रेडियंट उसको बताते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट प्रेशर जनरेट करता है। प्रेशर यहाँ से बनाएगा तो इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा इस तरह का। दैट मीन्स गुंबज का आकार का होगा। हम यहाँ फिगर से समझेंगे, ठीक है। ये जो डायग्राम है मैंने बताया इंस्पायरेशन में, ठीक है। एक्सपायरेशन में इस डायफ्राम का जो स्ट्रक्चर है थोड़ा चेंज हो जाता है, कुछ इस तरह से हो जाता है। इस डायग्राम में आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा होगा। ये ऊपर की तरह जाना मतलब उठा हुआ दिख रहा है। ये भी क्या है, डायफ्राम है, डायफ्राम का स्ट्रक्चर है। लेकिन ये किस तरह का होता है तो बोलते हैं डोम शेप्ड स्ट्रक्चर, डोम शेप्ड स्ट्रक्चर। डोम शेप्ड स्ट्रक्चर का मतलब होता है, डोम का मतलब क्या होता है, मैंने बताया इस तरह से गुंबज के आकार का। डोम का मतलब गुंबज, ये गुंबज के आकार का होता है। कब होता है डोम शेप्ड स्ट्रक्चर, डायफ्राम का होता है, लेकिन कब होता है तो एक्सपायरेशन में। इसको ध्यान से याद रखिएगा। एक्सपायरेशन के केस में जो स्ट्रक्चर है किसका, डायफ्राम का, ये जो डायफ्राम है, डायफ्राम का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, डोम शेप हो जाता है। इतना समझ गए। देखिए ये हमने बताया कि मसल्स का बना होता है, किसका बना होता है, मसल्स का। इट्स मेड अप ऑफ मसल्स का बना होता है, मसल्स का, ठीक है। ये समझ गए। देखिए कभी कभी क्या होता है, हमने बताया कि वो प्रेशर ग्रेडियंट का काम करता है। बहुत महत्वपूर्ण बात, कभी कभी किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद क्या होता है कि कहीं उसको चोट लगा नहीं, ब्लीडिंग हुआ नहीं, और क्या होता है कि उसका डेथ हो जाता है। उस टाइम एक्चुअली होता है क्या, सपोज अगर चोट लगे यहाँ और ये जो मेरा डायफ्राम है लंग्स की जस्ट नीचे है और ये मसल्स का बना है, तो चोट लगा और डायफ्राम टूट गया तो प्रेशर ग्रेडियंट हो नहीं पाएगा, प्रेशर जनरेट नहीं कर पाएगा। जब हम सांस लेंगे, जो सपोज हम इस तरह सांस ले रहे हैं तो सांस लिए रह जाएंगे, प्रेशर क्रिएट नहीं होगा, तो हमारे लंग्स के पास उतना कैपेसिटी नहीं होता है कि वो लंग्स मतलब एयर मतलब इनहेल करे और एक्सहेल कर सके। उसमें प्रेशर ग्रेडियंट कौन क्रिएट करता है, डायफ्राम। डायफ्राम जब टूट जाएगा तो प्रेशर जनरेट नहीं कर पाएगा, मतलब प्रेशर बना नहीं पाएगा। तो उस दौरान क्या होता है कि आदमी सांस लेगा तो सांस लिए रह जाएगा, तो उस दौरान आदमी की क्या होती है, डेथ हो जाती है। समझ गए। तो हमने आज पढ़ा क्या, डायफ्राम के बारे में पढ़ा। अगर आपको कोई समस्या हो तो आप इसको कमेंट सेक्शन में लिख लेंगे और हमसे पूछेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आज के लिए इतना ही, और हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि जो मेरा एल्वेली है उसमें जो चेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब गैस का जो चेंजिंग होता है वो किस तरह से होता है, उसको हम लोग डायग्राम से समझेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे बायोलॉजी लर्निंग क्लासेस को। धन्यवाद।